हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमने थ्योरीज जो हैं ये सीडीपी में साइकोलॉजी में वो स्टार्ट की हुई हैं, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो उसी में से एक हमारी थ्योरी है कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। हमने आज इसके बारे में पढ़ना है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये भी मतलब कहीं ना कहीं ये सारी स्टोरी हम एक एक करके सारी कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले। तो पहले आपको इसके कोहलबर्ग जी के बारे में पता होना चाहिए। ये जो कोहलबर्ग है, इनका पूरा नाम क्या था? लॉरेंस कोहलबर्ग, जो कि क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। तो जो हमारा ये इन्होंने एक प्रोसेस दिया, मतलब इन्होंने थ्योरी दी। ये थ्योरी क्या कहती है? इनका मानना था कि जो नैतिक तर्क के आधार पर ही हम सही और गलत में अंतर करते हैं। मतलब कि अगर हमारा ओपिनियन सही की तरफ है या गलत की तरफ है, तो उसी के आधार पे हम उसको जजमेंट करते हैं। तो ये जो है, इन्होंने कहा जो डेवलपमेंट है हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। इनका जन्म, कोहलबर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1927 को हुआ और इनकी डेथ 19 जनवरी 1987 को। यानी इन्होंने अपने जो है 60 साल के अपने आयु में यही एक थ्योरी, मतलब जिसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। इनके कुछ कंसेप्ट थे इस थ्योरी के। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर क्या है? मोरल रियलिज्म, यानी नैतिक यथार्थवाद। ये जो कंसेप्ट है, ये क्या कहता है कि रूल्स आर अनचेंजेबल, यानी जो हमारे रूल्स होते हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। वो क्या है? देवी तुल्य, मतलब डिवाइन लाइन, यानी फिक्स्ड है एकदम। यानी कोई भी रूल जैसे आप बनाते हैं तो उसको कुछ चेंज नहीं आप ला सकते अगर एक बार बना दिया। तो ऐसे ही जैसे जैसे मान लीजिए, अब कई बार तो आपको पता है कि रूल ब्रेक करने पड़ जाते हैं। मान लो कोई एम्बुलेंस देख लिया और हमारा रेड लाइट वाला सिग्नल है लगा हुआ है, तो अगर कोई एम्बुलेंस में कोई मरीज को लेके जा रहा है तो वो रूल ब्रेक करना पड़ता है वहां पे। तो इन्होंने इसमें बोला कि रूल्स आर अनचेंजेबल। नेक्स्ट है मोरल डायलेमा। मोरल डायलेमा मतलब नैतिक दुविधा। यानी मान लीजिए आपका एचटेट का एग्जाम है और आपके भाई की शादी है, ठीक है? तो आप दुविधा में फंस जाएंगे कि आप एचटेट का एग्जाम दें या आप भाई की शादी अटेंड करें। तो इसे हम बोलते हैं मोरल डायलेमा। नेक्स्ट है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग मतलब नैतिक तर्कना। यानी मान लीजिए आपने एचटेट और ब्रदर के शादी में से आपने एचटेट का एग्जाम चुना, ठीक है? लेकिन आपने उस एचटेट के एग्जाम को चुनने के लिए आपने क्या तर्क दिया, क्या कह करके आपने उसको कहा कि भाई मैं एचटेट का एग्जाम देने जाऊंगा, तो उसे बोलते हैं हम मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्कना। नेक्स्ट है मोरल कोऑपरेशन, यानी नैतिक सहयोग। नैतिक इसमें क्या है? जब जैसे कि हमने इसमें मोरल रियलिज्म में क्या पढ़ा कि रूल्स आर अनचेंजेबल, लेकिन मोरल कोऑपरेशन में क्या कहते हैं? रूल्स कैन बी चेंज्ड। इसमें क्या है? वही इंटेंशन देखा जाता है। इसमें इंटेंशन देख रहे हैं, उसमें तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये है कि ट्रैफिक लाइट हो रखी है और कि कोई एम्बुलेंस आती है और उसको मरीज को लेके जाना है, तो उसको जाने दिया जाता है। तो इसमें रूल ब्रेक हो गया ना, क्योंकि रेड लाइट पे तो हमें रुकना होता है, लेकिन एम्बुलेंस ने वो रूल फॉलो नहीं किया क्योंकि उसकी इंटेंशन सही थी। तो इसमें क्या होता है? इंटेंशन देखी जाती है नैतिक सहयोग में। उसके बाद है हाइंस डिलेमा। हाइंस डिलेमा में क्या है? इन्होंने जो है एक रूम में सिर्फ लड़कों को, यानी जिसमें 10 से 16 साल की एज के बच्चे थे, सिर्फ उनको इन्होंने क्या किया? कहानी सुनाई। मतलब कहानी क्या? चलो मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ कि हाइंस डिलेमा किस लिए बोला जाता है। इन्होंने रूम में सिर्फ बॉयज को, नॉट गर्ल, 10 से 16 साल के बच्चों को इन्होंने बॉयज को रूम में बंद करके अंदर इन्होंने कहानी सुनाना स्टार्ट किया कि हाइंस नाम का एक व्यक्ति था, उसकी बीवी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, उसका इलाज एक दवा से ठीक हो सकता था। तो वो दवा जो थी वो एक स्पेसिफिक टाइप के केमिस्ट के पास थी। अब जो हाइंस था वो उसके पास जाता है, वो उसे बोलता है कि मेरी बीवी मर रही है और मुझे ये दवाई दे दो। तो जो वो केमिस्ट वाला पर्सन था, उसने क्या सोचा कि इसमें तो मेरा फायदा है कि इस पर्सन को जरूरत है और मुझे पैसों की जरूरत है और इसको दवा की जरूरत है। तो उसने बोला मैं इस दवाई को आपको 10 गुना दाम पे देने के लिए तैयार हूं, आप ले लीजिए। उसने अपना फायदा देखा। तो अब जो हाइंस था उसने सोचा
कि अब मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए है, मतलब उस टाइम के 500 रुपए। तो उसने बोला मेरे पास तो सिर्फ इतने हैं, आपको आप दवाई दे दीजिए, मेरी बीवी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, उनको कुछ भी हो सकता है। तो अब जो था वो केमिस्ट वाला वो नहीं माना। उसने क्या किया कि उसने कहा नहीं, आपको लेनी है तो लीजिए, अदरवाइज यहाँ से जाइए। तो अब हाइंस क्या करता, उसके पास तो जब पैसे थे ही नहीं, वो थोड़ा सा उसने उसकी मतलब किया कि प्लीज दे दो, तो लेकिन वो केमिस्ट वाला पर्सन नहीं माना। तो अब क्या किया हाइंस ने, रात को चोरी कर ली उस दवाई की। तो अब यहाँ पे जो ये चोरी करने वाला ये कंसेप्ट आया, तो जो ये कोहलबर्ग थे उन्होंने बच्चों से पूछा कि हाइन इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था उसको। तो कुछ बच्चों ने कहा कि उसको मतलब यहाँ से क्वेश्चन जनरेट किए। उन्होंने ये स्टोरी सुनाने के बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे कि हाइंस को क्या करना चाहिए था, हाइंस को चोरी करनी चाहिए थी या हाइंस को नहीं चोरी करनी चाहिए थी। तो अगर चोरी की तो मतलब उससे उसको पुलिस में दे देना चाहिए था, तो क्या मतलब इस चीज का क्या होना चाहिए था। तो कुछ बच्चों ने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिया कि जो हाइंस है उसे चोरी करना तो गंदी बात होती है, चोरी तो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो कुछ बच्चों ने कहा नहीं, चोरी कर ली तो क्या हुआ कि मरीज था उसके घर में तो उसने उसकी हेल्प करनी थी, तो अच्छा हुआ उसने चोरी कर ली। तो ऐसे ही सबने अपने अपने तर्क दिए। तो जो हमारे कोहलबर्ग थे उनकी इस थ्योरी में एक कैरोल गिलेगन नाम की लेडी की बात होती है। इन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा आपने ये स्टोरी सिर्फ बॉयज को ही क्यों बताई, आपने बॉयज को ही क्यों जज किया, तो बॉयज को ही क्यों जज किया। तो इनका इस लेडी ने इनकी थ्योरी को क्या किया, क्रिटिसाइज किया। तो बस ये यहाँ से हाइंस डिलेमा का कंसेप्ट आया। मैंने यहाँ से इतना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, पर फिर भी मैंने इसलिए बताया कि आप इसमें जो अब इसके लेवल्स ऑफ मोरालिटी हैं उसको आप समझ सके। यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो हाइंस डिलेमा है उसने में क्या है कि बच्चों की जो सेंस स्टेजेस में चेक की जाती है कि बच्चा यहाँ पे क्या सोच रख रहा है, कि कैसे कैसे उसका विकास हो रहा है, कि वो इस जो 4 से 10 की एज में क्या सोच रहा है, 10 से 13 में क्या सोच रहा है, 13 से प्लस में क्या सोच रहा है। तो उस यहीं से आगे का कंसेप्ट होगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें लेवल्स ऑफ मोरालिटी। अब है हमारे लेवल्स ऑफ मोरालिटी। अब ये जो लेवल्स ऑफ मोरालिटी हैं, पहले मैं बता दूं इसमें 3 लेवल्स दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्री कन्वेंशनल, जिसकी एज क्या होती है 4 से 10, ठीक है। और फिर है सेकेंड इज कन्वेंशनल जो है 10 से 13 वर्ष। फिर उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल जिसमें 13 प्लस के बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें क्या है, इस स्टेज को हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म मतलब कि इसमें यहाँ पे ना बच्चे के अंदर कोई मोरालिटी नहीं होती, वो सिर्फ आउटसाइड इम्पोज होता है, मतलब बाहर की चीजों से वो इम्पोज हो रहा है। तो इसके अंदर भी 2 स्टेजेस हैं, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट। इस स्टेज के बच्चों में 4 से 10 साल के बच्चे अब क्या ही सोच लेंगे। उस जो स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज है इसमें ओबीडियंट एंड पनिशमेंट यानी दंड एवं आज्ञाभिमुखता। यहाँ पे बच्चे को सिर्फ ये रहता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। उसकी खुद का कुछ वो नहीं होता, वो सिर्फ काम करता है या तो कि तुम्हें ये दे देंगे, हम वो दे देंगे और गिफ्ट दे देंगे। तो वो बच्चा दंड और आज्ञा जो है वो पालन करता है उसी वजह से। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। यहाँ पे यही है, इसमें बच्चा कैसे होता है कि अगर तूने मुझे पेंसिल दी तभी मैं तुझे पेंसिल दूंगा, यानी जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट। इस स्टेज में बच्चा सेल्फ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रखता है, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट की स्टेज है ये, इसको सेल्फ इंटरेस्ट की स्टेज भी बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टिट फॉर टैट कौन सी स्टेज में होता है, तो आप लिखेंगे इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज में। क्योंकि यहाँ पे बच्चा, जैसे आपने स्कूल में बच्चों को देखा होगा, स्कूल में बच्चों को क्या होता है, आपस में अगर मान लीजिए उन्होंने एक पेंसिल भी किसी को दे दी तो वो उसके साथ डील करते हैं, मैंने तुझे पेंसिल दी है तो तू मुझे चॉकलेट दियो, या मैंने तुझे चॉकलेट दी है तो तू मुझे इरेजर दियो। इस टाइप का जो काम होता है वो व्यक्तिगत एवं विनिमय वाली स्टेज में होता है। नेक्स्ट वाली स्टेज आती है हमारी कन्वेंशनल, जो कि 10 से 13 साल के बच्चों में देखी जाती है। अब इसे क्या बोलते हैं, परंपरागत स्तर। यानी ये जो हमारी स्टेज है मॉरल रियलिज्म, यानी यहाँ बच्चा ना जैसे उसे कुछ कुछ समझ आने लग गया। अब बच्चा अपने अच्छे के लिए, मतलब अच्छा बच्चा बनने के लिए थोड़ा सा प्रयास करता है। मान लीजिए फर्स्ट वाली जो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अच्छे पारस्परिक संबंध,
यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जो उसकी क्लासरूम है उसमें वो अच्छा बनने के लिए अच्छे अच्छे काम करेगा, अच्छा बच्चा बनने के लिए सबकी बात मानता है, मान लीजिए टीचर की नजरों में आता है, बोर्ड साफ कर दिया, टीचर के लिए पानी ले आए, ऐसे कुछ मतलब कि वो कुछ भी लगा लीजिए, वो अच्छा बच्चा बनने की काफी ट्राई करता है। नेक्स्ट है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये क्या है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें क्या है, अब बच्चा जो वो हाइंस वाले केस में जो उसने हाइंस ने चोरी की थी, उस बात को बच्चा बोलेगा कि नहीं ये गलत है, ये तो चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना तो गलत बात होती है, चोरी करने से तो पनिशमेंट मिलती है। और यहाँ पे बच्चा रूल कानून के बारे में उसे नॉलेज हो जाती है। तो नेक्स्ट वन इज पोस्ट कन्वेंशनल। ये जो हमारी स्टेज है ये है 13+। यहाँ पे क्या है, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन यानी सहयोग की नैतिकता। इस केस में ना बच्चे थोड़ा सा डिसीजन मतलब वो सही को सही बताएंगे, गलत को गलत बताएंगे। उनके अकॉर्डिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन उत्तर परंपरागत स्तर, यानी उनकी खुद की कुछ इंपॉर्टेंस मतलब खुद की बातें कुछ अपनी निकल के आती हैं, वो खुद अपने रूल्स बनाते हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल सार्वभौमिक सिद्धांत जो सबके लिए बने हैं कि वो मानने चाहिए, मतलब कुछ कुछ रूल्स पे डिपेंड करने, रूल्स मानने लग जाते हैं। तो ये हमारी है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो हमारी यहाँ पे तीनों स्टेजेस खत्म होती हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। मैंने इनके नाम बताए आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म या वितरणात्मक यथार्थवाद, और कन्वेंशनल का नाम मॉरल रियलिज्म यानी। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल, इसका है मॉरल ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की नैतिकता। ये सारा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एक बार वीडियो पॉज करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। इसमें सारे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और एक दिन मैं किसी भी फ्री डे में मैं आपकी सारी थ्योरीज के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को ध्यान से 2 से 3 बार अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, आप ये हाइंस डायलेमा वाला कंसेप्ट भी अगर आपने अच्छे से सुन लिया ना, तो आप इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। बेशक ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछा जाता है, बट यहाँ से काफी कुछ देखने को मिल जाता है। ये आपके टिप्स पे होने चाहिए कि कुछ जो जो कंसेप्ट इस थ्योरी में थे, मॉरल रियलिज्म, डायलेमा क्या होता है, रीजनिंग क्या होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगता है तो आप लाइक जरूर करके, ताकि मुझे भी अच्छा लगे आपको पढ़ाने में, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।